वो तो 15 लाख भी दे रहे थे और उसके बाद जुमला भी बोलते हैं। ये सवाल ये नहीं है कि कौन कह क्या रहा है, सवाल ये है कि पॉलिसी क्या है, नीति क्या है। जब आप एक के बाद एक तमाम सरकारी जितने भी जिसको हम सरकारी उपक्रम हैं उनको बंद कर रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो फिर नौकरी आप कहाँ से देंगे कि फिर वो पकौड़ा तलने को आप नौकरी बोलने लगे। तो ये तो सीधा सीधा जुमलेबाजी है, क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है कि सरकार के जितने भी महकमे हैं, रेल है, तमाम एयरपोर्ट हैं, तमाम और जितने पब्लिक सेक्टर है, उस पब्लिक सेक्टर ये सारे के सारे यूनिट ऐसे हैं जहां रोजगार बड़े पैमाने पर लोगों को मिल रहे हैं, और उनको आप हटा के वहां फिक्स टर्म पोस्ट लाके कि ठेके भी नहीं, ठेका से भी नीचे हालत हो गई है कि फिक्स टर्म पोस्ट ले आए हैं, लेबर कोड में चेंज कर दिया है। और इससे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है जिसमें मजदूरों का हिस्सा लगातार घट रहा है, लगातार अर्थव्यवस्था मंदी में जा रही है, और इस सब को दरकिनार करके जुमलेबाजी चल रही कि हम रोजगार देंगे। तो इस जुमलेबाजी का कोई मतलब नहीं। सरकार ने तो कहा है कि हम कोई कंपनी चलाने नहीं आए, हम तो वेलफेयर करने आए, जन कल्याण की करने आए, हम कोई कंपनी नहीं चलाएंगे। देख, सबसे बड़ा जन कल्याण क्या है? सबसे बड़ा जन कल्याण जो आज के डेट में हो सकता है वो हो सकता है कि लोगों को रोजगार मिले। सवाल ये है कि सरकार क्या रोजगार देने की स्थिति में है, और वो कह रही है कि भले ही कोई कंपनी मुनाफे में हो। पहले तो इतनी निर्लज्जता होती थी, इतनी शर्म होती थी कि कहते थे कि जो घाटे की कंपनी है हम उसको बेचेंगे। अब तो ये जो वर्तमान मोदी सरकार है, शाह सरकार है, ये तो अंबानी अडानी की बिकी हुई सरकार है, कह रही है कि मुनाफे की भी कंपनी को हम बेचेंगे। और इसीलिए वो ये नया जुमला लेकर आई है कि हम जो एग्जैक्टली बैंक को लूट रही है, और लूटने के बाद जब बैंक तबाह हो जा रहा है तो उसको बेचने की बात हो रही है। तो ये जो लूट है और उसके बाद बेचने का जो पूरा मसला है, ये इन दोनों की सरकार, मोदी और शाह की सरकार है। इसीलिए वो गलत जुमला नहीं है हम दो हमारे दो। सर, तो पॉलिसी कैसी बना रही है सरकार जब जनता का फायदा नहीं हो रहा, तो करना क्या चाहती है आखिर? ये इनको ये लग रहा है कि ये जो 2 साल उनको एक बार और टर्म मिल गया है, इस टर्म का वो फायदा उठाकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड अभी भी निकला है, आप पता कर लीजिए, तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड में जो 85% वो एक पार्टी को जा रही है। यानी चारों तरफ से पैसा वसूल लो और उन पैसों को लेकर अपने नीतियों को, उन्हीं पूंजीपतियों के नीतियों को आगे बढ़ाओ, और जो सारी पार्टियां को तबाह कर दो, उनके स्ट्रक्चर को तबाह कर दो। भले ही जनता ने किसी को वोट दिया, सरकार तो बनेगी इन्हीं की बनेगी, क्योंकि ये पैसे से खरीद लेंगे। तो ये जो चल रहा है, जिसमें कि पूरे डेमोक्रेसी का जो एक आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट था उसी को ध्वस्त करके पैसे की बिकी हुई सरकार को बनाने का ये जो ट्रेंड चल रहा है, वो डेमोक्रेसी के लिए सबसे खतरनाक है। और ये 2-3 साल आगे के उसी दौर को देखना और समझना होगा कि अगर डेमोक्रेसी बचेगी तब तो कोई जन कल्याणकारी नीति भी आ सकती है। आज हमला उसी पैसे के राज के दौर पर पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक स्पेक्ट्रम को ही खत्म किया जा रहा है। लेकिन सर, विरोध तो हर कोई कर रहा है, किसान भी कर रहे हैं, मजदूर भी कर रहे हैं, और जो सरकारी कर्मचारी वो भी कर रहे हैं, छात्र भी कर रहे हैं, पर सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो, क्योंकि उनको लग रहा है कि संसद में असीम बहुमत है, उनको संसद में कोई अड़ा नहीं सकता। और ये जो 3 साल है, इसमें जितनी मनमर्जी कर लो, और तमाम, देखिए, एक चीज है कि विरोध होना, दूसरा है उस विरोध का संगठित होना, और तीसरा है उस संगठित विरोध का राजनीतिक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल। तो आज जो है हर घर में, आप कोने कोने में चले जाइए, हर घर में बेरोजगारी का स्वर आपको सुनाई देगा। हर घर दुखी है कि उनके युवा जो है, भले ही वो उसके लिए शनि और रवि और अंगूठी और घोड़े के नाल से लेके हवन पूजन में डाइवर्ट करने की कोशिश होती है, लेकिन हर घर रो रहा है आज, क्योंकि वहाँ पर वही नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो असंगठित दर्द है, उसी को संगठित करने का एक स्वरूप किसान आंदोलन ने दिखाया, उसी का एक स्वरूप मजदूर आंदोलन के रूप में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आज जो युवा यहाँ
हैं संख्या में, भले ही इनकी संख्या जो है वो 1000 और 500 के अंदर है, लेकिन ये दर्द बयां कर रहे हैं उन करोड़ों लोगों का जो हर घर में सपना लिए हुए हैं और उन सपनों को आज तोड़ा जा रहा है। तो ये जिस दिन राजनीतिक परिवर्तन के लिए ये विरोध जो है संगठित हो जाएगा, उसी दिन पत्ता साफ हो जाएगा। और ये लोगों ने देखा है शीला दीक्षित का रातों रात जो है कांग्रेस जो है वो गायब हो गई, आम आदमी पार्टी जो कहीं नहीं थी वो सीधे सत्ता में आ गई, और रातों रात भाजपा जो है विकल्प के तौर पर देश में आ गई। तो ये आज भले ही बल लोगों को नहीं दिखाई दे रहा हो कि तत्काल क्या विकल्प है, लेकिन वो राजनीतिक विकल्प जो है वो उसी, मैंने क्या कहा, असंतोष से राजनीतिक विकल्प की संभावना बनती है, जिसको संगठित करने की आज जिम्मेवारी है जो ये युवा लीडर्स जो हैं, चाहे वो DYFI हो, SFI हो, CIT हो, ये उसी सवाल तो वही है ना, संगठित कर रहे हैं। राजनीतिक संभावना नहीं बनती दिखाई दे रही ना। अभी भी सर्वे आया कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन जाएगा अगर चुनाव होता तो। वो सर्वे कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये एक अलग बात है। मैंने क्या कहा कि जिस दिन परिवर्तन की हवा चली, क्योंकि परिवर्तन के लिए एक ही चीज की बात है, वो है असंतोष, जनता में असंतोष है, ये हम लोग हर कोई महसूस कर रहे हैं। उस असंतोष को संगठित करने की जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी जैसे ही पूरी होती है वैसे ही परिवर्तन की लहर गूंजेगी। तो ये परिवर्तन, सर ये विरोध मैंने आपको बताया, किसान आंदोलन भले ही आपको किसी रूप में दिखाई, हर घर में वो आंदोलन आज गया हुआ है। किसान का जो विरोध है, ये जो MSP है, वो MSP कानून बने, ये हर घर, भले ही वो बिहार हो, भले ही वो उत्तर प्रदेश हो, जहां ये आंदोलन नहीं है, उन घरों में भी ये एक राजनीतिक चेतना बन के गई। लेकिन सरकार में कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना चेतना जाने की। ये फर्क न पड़ने का नाटक है। फर्क जो पड़ेगा वो आप देखेंगे बंगाल और 5 जो राज्यों का चुनाव है उसके परिणाम के बाद देखिएगा एक फर्क आएगा। आपको मैं अभी एक फर्क बता रहा हूँ। 2 दिन पहले RSS का जो है वो एक पूरा परिवर्तन हुआ है, उसके लीडरशिप में, पूरे नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन को आप देखिए, तब समझ में आएगा कि भाजपा को भले ही समझ में नहीं आ रहा है, RSS को समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शन आने वाला है। तो आपको बता दूं कि पहली बार RSS में छात्र संघ के नेता को, जो छात्र संघ से आया हुआ था, जो ABVP जो RSS का अनुसंग है, उससे जो है लीडरशिप में लाया गया। आज तक ये कभी नहीं हुआ था, आज तक कभी नहीं हुआ था कि किसी को लाया गया। क्यों लाया गया है? क्योंकि उनके व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से वो जो सरकार और जनता में असंतोष है, जो उनके किसान संगठन है, उनके जो मजदूर संगठन है, उनके जो छात्र संगठन है, वहाँ RSS का जो संगठन है, वहाँ एक अंतर्विरोध दिखाई दे रहा है और वो आ गया है, और उसी को मैनेज करने के लिए ये परिवर्तन लाया जा रहा है। ये जो विरोध हो रहा है देश में, इसका असर पड़ेगा वोटों पर? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। असंतोष किसी न किसी रूप में संगठित होने का जब भी मौका मिलता है वो संगठित होता है, और आज ये संगठित होने का मौका उन 5 राज्यों में है। आप देखिएगा केरल में फिर से जो है वाम की सरकार बनेगी। ये पहली बार चमत्कार होगा, बहुत दिनों के बाद ये पहली बार चमत्कार होगा। और वो चमत्कार क्यों होगा? क्योंकि संघर्ष, जनता के असंतोष को संगठित करने का काम जो है वो कर रही है वो सरकार। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि वाम से सबसे ज्यादा खतरा देश को। अब बीजेपी जो है उनको पता है कि सबसे ज्यादा खतरा बीजेपी को किसी से है, तो वो है वाम से। एक और बात बता देता हूं, आपको याद होगा जब बंगाल में वाम हारा था तो भी एजेंडा क्या था? सिंगूर, नंदीग्राम, मतलब प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन। एजेंडा जो था, इलेक्शन का एजेंडा जो था, वो वाम का एजेंडा था, ना कि दक्षिण का। आज जो है कोशिश ये हो रही है कि वाम के एजेंडे को ही दरकिनार कर दिया जाए। बेरोजगारी का सवाल, भूख का सवाल, महंगाई का सवाल, ये जो तमाम सवाल हैं ये वाम के सवाल हैं। उन वाम के सवाल को दरकिनार करने की जो है कोशिश चल रही है, और वाम को पता है दक्षिण को कि उसका अगर कोई विकल्प है तो वो है वाम, और उसी लिए वो लगातार इस बात को कहती है। भाजपा और RSS जानता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है, वो है वामपंथी।